नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर किसी को संदेह नहीं था। जिन रिकॉर्ड मतों से द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की, उससे हर किसी को हैरान कर दिया है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सबने खुलकर वोट किया है। विपक्ष के नेताओं ने पार्टी की आवाज की जगह अपने दिल की आवाज की सुनी। द्रौपदी मुर्मू की जीत को देश की सियासत का एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में विपक्ष के आने से क्या है सियासी मायने, यह मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश भी करूंगा। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका की कमान थाम ली। 6 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके रणिल विक्रमसिंघे ने 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। श्रीलंका का हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के शपथ कार्यक्रम के दौरान भी बिजली गुल हो गई थी। लाइव टेलीकास्ट रुक गया था। करीब 10 मिनट तक सब कुछ ठप रहा। ऐसे बुरे आर्थिक हालात से श्रीलंका को बाहर निकलना बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने इस मुश्किल वक्त में अपने पुराने क्लासमेट दिनेश गुणगावर्धन पर भरोसा जताया है। दिनेश श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 2 क्लाइमेट क्या श्रीलंका का कायाकल्प कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या घर आए किसी मेहमान का इंतजार करवाना ठीक माना जा सकता है? जब इंतजार रूस के राष्ट्रपति पुतिन को करना पड़ जाए तो बवाल होगा ही। तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पुतिन का 50 सेकंड का इंतजार कैसे दुनिया की बड़ी सियासत का मुद्दा बन गया, यह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आज चर्चा राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की होगी। द्रौपदी मुर्मू की जीत ने विपक्षी एकता में बड़ा सेंध लगा दिया है। मुर्मू के पक्ष में 13 राज्यों के 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का दावा किया है। विपक्ष शासित राज्यों में भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर क्रॉसिंग जो वोटिंग हुई है वो मैं आपको लाता हूं। स्क्रीन पर सामने लाइए। असम की तरफ से 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उत्तर प्रदेश में 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के 10 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। झारखंड के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मेघालय के भी 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो वहीं बिहार के भी 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करते नजर आए। राजस्थान में 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। गोवा का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो गोवा में 4, हरियाणा की अगर मैं बात करना चाहूं तो हरियाणा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। यानी विपक्ष के जो विधायक हैं उन विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है, जिसके चलते उनकी ऐतिहासिक जीत हो रही है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे महामहिम शब्द एक शख्सियत को महान बना रहा है, एक बेहद आम शख्सियत को बेहद खास बना रहा है। 75 सालों के बाद यह पहली बार ऐसा मौका है जब महामहिम शब्द पूरे आदिवासी समाज को महानता का एहसास करवा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने के दौरान उनको उतारकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दांव से सियासत को बदल दिया है, जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। यह पहली दफा है जब आदिवासी समाज की कोई महिला, कोई शख्स देश का राष्ट्रपति बनेगा। इससे नकारना विपक्ष के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसका असर वोटिंग के देखने को भी मिला। विपक्षी खेमे की तरफ से क्रॉस वोटिंग ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बम्पर जीत का एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसे सदियों तक हिंदुस्तान याद करेगा। ये मौका खास है। ये मौका देश की आजादी के 75 सालों के बाद आया है, जब देश के आदिवासी समाज को ये गौरव हासिल हुआ है कि आदिवासी समाज से कोई देश का पहला नागरिक चुना गया है, देश का राष्ट्रपति चुना गया है। आदिवासी समाज और उस समाज से भी एक महिला देश की राष्ट्रपति चुनी गई है। देश के तमाम जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों ने वोट कर द्रौपदी मुर्मू को देश की दूसरी महिला और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति चुना है। देश के इतिहास में एक बेहद गौरवशाली अध्याय जोड़ दिया है। द्रौपदी मुर्मू की जीत का अंदाजा तो सभी को था, लेकिन जीत के आंकड़ों ने सबको हैरान किया। देश के माननीयों ने मन की बात मानकर अपने मत का इस्तेमाल कुछ इस कदर किया कि द्रौपदी मुर्मू ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। माननीयों के कुल मतों की संख्या 10,72,377। जीत के लिए जरूरी था 50% से ज्यादा मत हासिल करना। द्रौपदी मुर्मू ने कुल 6,76,803 मत हासिल किए, जो कुल मतों का 64% रहा। वहीं उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा 3,80,177 मत हासिल कर सके। उनका मतों का प्रतिशत 36% रहा। इसे वोट के हिसाब से समझें तो कुल 4,754 वैध निर्वाचकों में 4,701 वैध पाए गए, 53 अमान्य घोषित कर दिए गए। द्रौपदी मुर्मू को 2,824 वोट प्राप्त हुए। इनमें 540 सांसदों के वोट शामिल रहे, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,187 वोट मिले, जिनमें 208 वोट सांसदों के रहे। द्रौपदी मुर्मू के जीत के मायने काफी अलग हैं। आंकड़ों की सीमा से परे इस जीत का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। 75 सालों में देश में लोकतंत्र कितना बुलंद हुआ है, द्रौपदी मुर्मू की जीत से बड़ी कोई मिसाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के इस फैसले का आज हर कोई कायल है। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पहली आदिवासी महिला का राष्ट्रपति चुना जाना न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की गहरी आस्था को दर्शाता है, बल्कि द्रौपदी मुर्मू की जीत उन लोगों को करारा जवाब है जिन्होंने आजादी के वक्त देश के लोकतांत्रिक होने पर सवाल उठाया था। 75 सालों के इस कालखंड में द्रौपदी मुर्मू की यात्रा भी शामिल है। कैसे एक पिछड़े राज्य के अति पिछड़े इलाके की पार्षद राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करती है, उड़ीसा के रायरंगपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक का सफर तय किया। निजी तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने एक झटके में कई उपलब्धियों को अपने नाम कर लिया है। पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली आदिवासी महिला।
आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी मुर्मू। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी 1947 के पहले पैदा हुए थे। द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई हैं। अब तक ये खिताब नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने उस वक्त उनकी उम्र 64 साल 2 महीने और 6 दिन थी, जबकि मुर्मू की उम्र 25 जुलाई के दिन, जिस दिन वो शपथ लेंगी, उस दिन 64 साल 1 महीना और 8 दिन होगी। देश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई पार्षद रह चुका शख्स राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगा। द्रौपदी मुर्मू साल 1997 में रायरंगपुर में पार्षद बनी थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत उनके राज्य उड़ीसा के लिए भी गौरवशाली साबित हो रही है। उड़ीसा का नाम उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया जहां से कोई राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा बीजेपी का एक ऐसा दाव रहा जिसकी धमक देश की सियासत में पहले दिन से गूंजने लगी थी, जो समय के साथ और ज्यादा तेज होती गई। सबसे पहले विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर किया गया। बाद में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया। उसी वक्त इसे बीजेपी का ट्रम्प कार्ड माना गया। आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू के नाम के सामने आने से विपक्षी खेमे में दरार पड़नी शुरू हो गई। सबसे पहले बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन किया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी झारखंड का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बाद में विपक्षी एकता में टूट की खबर महाराष्ट्र से आई। तमाम तरह के सियासी दबाव के बावजूद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट ने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगा दी। अब राष्ट्रपति चुनाव के जो फाइनल नतीजे सामने आए हैं, विपक्ष की पेशानी पर बल ला रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत बता रही है कि विपक्षी खेमे के कई नेताओं ने अपनी पार्टी की नहीं, अपने दिल की सुनी। बड़ी संख्या में माननीय देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने के गौरव के भागीदार बने। द्रौपदी मुर्मू को सभी वोटों का लगभग 70% मत मिला। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 13 राज्यों के 119 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। विशेषकर उन राज्यों से ज्यादा क्रॉस वोटिंग की खबर है जहां कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने पार्टी लाइन से अलग हटकर मुर्मू को वोट दिया। 5 राज्य एमपी, गुजरात, असम, झारखंड और यूपी में सबसे ज्यादा क्रॉस वोट पड़े। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का जो पैटर्न दिख रहा है, ये विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, जिसका असर आगामी चुनावों में भी दिख सकता है। इसी वजह से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत को बदलाव की बड़ी सामाजिक घटना के साथ साथ देश की सियासत का बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और द्रौपदी मुर्मू ने 8 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बढ़त बनाई है और तो और 3 राज्यों में द्रौपदी मुर्मू ने क्लीन स्वीप किया है। मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि वो 3 सूबे, 3 राज्य कौन कौन से हैं। स्क्रीन पर लाइए। आंध्र प्रदेश में 100% द्रौपदी मुर्मू को वोट मिला है। नागालैंड में 100% द्रौपदी मुर्मू को वोट मिला है। सिक्किम में भी 100% द्रौपदी मुर्मू को वोट मिला है। यानी यशवंत सिन्हा का खाता भी इन 3 राज्यों में नहीं खुल सका है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि 3 राज्यों में हैट्रिक की है द्रौपदी मुर्मू ने, क्लीन स्वीप किया है। और इसका अंदाजा यही है कि द्रौपदी मुर्मू को किस तरीके से लोग पसंद करते हैं और बड़ी तादाद में ये जो जीत है द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत है, जो सदियों तक हिंदुस्तान में याद की जाएगी।
एक तो महिला, वो भी आदिवासी समाज की आखिरी पंक्ति से निकलकर आगे आई है द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस बेहद खास मौके पर राष्ट्र को इससे बेहतर तोहफा नहीं मिल सकता। देश का आदिवासी समाज आजादी के इतने साल के बाद भी उपेक्षित रहा है। अभी भी आदिवासी समाज को विकास का लंबा सफर तय करना है। राष्ट्रपति चुनाव की रेस में अव्वल रही द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज की सियासी हैसियत का एहसास भी करवा दिया है और 5 राज्यों में आदिवासी आबादी का दमखम देखने को भी मिला है। नेताओं ने पार्टी लाइन से आगे बढ़कर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है और देश की दूसरी महिला और आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। कई बड़ी हस्तियां उन्हें बधाई दे रही हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी की बधाई सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। ममता बनर्जी ने ही विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया था और तो और बताया तो यही जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की सियासी मार ममता बनर्जी भी झेल रही हैं। टीएमसी के 2 सांसद और एक विधायक ने द्रौपदी मुर्मू को वोट कर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया। ऐसे में ममता बनर्जी के बधाई संदेश और उस पर द्रौपदी मुर्मू का जवाब बेहद खास बन गया है। मैं निर्वाचित हुई माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती हूँ। संविधान के आदर्शों की सुरक्षा के लिए राष्ट्राध्यक्ष और हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में मुर्मू की ओर देश की उम्मीद भरी निगाहें खासकर ऐसे समय में टिकी रहेंगी जब देश कई असंतोषों से जूझ रहा है। ममता बनर्जी के ट्वीट के जवाब में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट भी सामने आया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आपकी प्यारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद ममता बनर्जी दीदी। मैं हमेशा अपने संविधान और भारत माता के आदर्शों की रक्षा के लिए तत्पर हूं। देश की राजनीति में पहली बार आदिवासी समाज को वो सम्मान हासिल हुआ है जिसकी दरकार पिछले 75 सालों से रही। आदिवासी समाज देश की कुल आबादी का 8.14% है। देश के क्षेत्रफल के करीब 15% भाग पर आदिवासी निवास करते हैं। उनके निम्न सामाजिक, आर्थिक और भागीदारी संकेतक चिंता का विषय रहे हैं। चाहे वो मातृ और बाल मृत्यु दर हो या कृषि संपदा, आदिवासी समुदाय आम आबादी से बहुत पिछड़े हैं। आदिवासी आबादी का 52% गरीबी रेखा के नीचे है। और चौंका देने वाली बात यह है कि 54% आदिवासियों की आर्थिक संपदा जैसे संचार और परिवहन तक कोई पहुंच ही नहीं है। आज द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद हर किसी की नजर देश के अंदर शांति से जीवन यापन कर रहे आदिवासी समाज पर पड़ी, जिनकी राजनीतिक हैसियत को नजरअंदाज करना किसी सियासी दल की ही नहीं, किसी भी राजनेता के बस की बात नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के पीछे ये बड़ी वजह उभरकर सामने आई है। जब नेताओं को लगा कि उनके क्षेत्र में मौजूद आदिवासी समाज उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है, तो वे उन निगाहों को नजरअंदाज नहीं कर सके। उन 5 राज्य एमपी, गुजरात, असम, झारखंड और यूपी में सबसे ज्यादा क्रॉस वोट पड़े, जहां की आबादी में आदिवासी समाज की खासी अहमियत है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। यहां कांग्रेस और विपक्ष के पास 100 विधायक हैं, जबकि वोट 79 ही पड़े। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 146 वोट मिले। बताया जा रहा है कि 19 विधायकों ने क्रॉस वोट किया।
अगले साल 2023 में यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा ऐसे वक्त में सूबे की आदिवासी आबादी को नजरअंदाज करने का खामियाजा कोई भी नेता नहीं उठाना चाहेगा। कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ती दिख रही है, जबकि बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ से जो भी परिणाम आए कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। 82 सीट वाले विधानसभा में केवल 9 वोट ही यशवंत सिन्हा को मिले, जबकि 18 विधायक कांग्रेस के और एक सीट सीपीआई एनसीपी की है। 70 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले, 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। ऐसे माना जा रहा है कि क्रॉस वोट करने वाले ज्यादातर विधायक कांग्रेस के ही हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इस राज्य के विधायकों से मुर्मू के व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुर्मू के पक्ष में वोटिंग करने का ऐलान पहले ही कर दिया। असम से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई। असम में 6% आबादी आदिवासी समाज की है। राज्य की कई सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है। विपक्ष के पास यहाँ 39 विधायक हैं। इनमें से 25 कांग्रेस के हैं, जबकि 22 विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में माना जा रहा है कि असम के विधायक यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज थे, जिसके कारण उन्हें मजबूर होकर क्रॉस वोटिंग करनी पड़ी। कांग्रेस विधायकों का ये बगावती रुख आगामी चुनाव में कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाला है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का अच्छा प्रभाव है। यहाँ विधानसभा चुनाव 1 साल बाद यानी 2023 में होने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का आदिवासी कैंडिडेट वाला दांव यहाँ की सियासत में बड़े असर की उम्मीद जगा रहा है। कांग्रेस के 69 विधायक हैं, लेकिन यहाँ 6 वोट भाजपा को अतिरिक्त मिले हैं। इनमें से 2 वोट कांग्रेस के भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, बावजूद इसके यहाँ क्रॉस वोट और फाइनली राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत बड़ी बात मानी जा रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल अपनी आगामी चुनावी रणनीति में बखूबी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रोचक फैक्ट्स के बारे में, जिसने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड और सबसे कम वोट में किसकी जीत हुई है। स्क्रीन पर लाइए आप। साल 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्ड मतों से देश के राष्ट्रपति बने थे। यह वो चुनाव था जो बहुत ज्यादा मशहूर रहा। 99.3% डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को वोट मिले थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट इनको मिले थे। लगातार वो देश के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले इकलौते नेता हैं, इकलौते नेता रहे जो राष्ट्रपति बने हैं। सबसे कम अंतर से वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद पर कब्जा किया था, जीत हासिल की थी। सबसे कम अंतर था जब वो चुनाव लड़ रहे थे 1959 में। इसके अलावा 1959 में वीवी गिरी को 50.9% वोट पड़े थे, जबकि 1977 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। ये आप देखिए कि निर्विरोध देश के पहले राष्ट्रपति थे जो चुने गए थे। ये राष्ट्रपति चुनाव की दिलचस्प कहानियां मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। श्रीलंका में सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। 2 दिन पहले नए राष्ट्रपति मिले, अब नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश ने एक्शन में भी आ गए हैं। हालात को सुधारने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट और पीएम क्लाइमेट रह चुके हैं। दोनों के कंधे पर श्रीलंका का कायाकल्प करने की एक बड़ी चुनौती होगी। खस्ता हाल श्रीलंका की है, अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरी है। उन दोनों को पटरी पर लाना इन दोनों के लिए, नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ा सवाल यह कि श्रीलंका में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको शांत कराना नई सरकार के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज के तौर पर माना जा रहा है। श्रीलंका में सियासी संकट खत्म। राष्ट्रपति के बाद पीएम की नियुक्ति। 2 क्लासमेट करेंगे श्रीलंका का कायाकल्प। हिंद महासागर से घिरे श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से अशांति का माहौल है।
आर्थिक संकट की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार बदलने के लिए जमकर हंगामा किया, जिसका असर भी दिखा। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी सत्ता से बेदखल हो गए। सियासी संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन गए और अब दिनेश गुणावर्धने को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसके बाद श्रीलंका का राजनीतिक संकट लगभग खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि दिनेश गुणावर्धने कौन हैं। दिनेश गुणावर्धने का जन्म 1949 में हुआ। हायर एजुकेशन के लिए नीदरलैंड गए। 1983 में कोलंबो के उपनगर महारागामा से सांसद चुने गए। 1994 तक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाई। गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल में गृह मंत्री बनाया गया। 2019 से 2021 तक विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2021 से 2022 तक शिक्षा मंत्री रहे। इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को 225 में से 134 सांसदों का समर्थन मिला और वे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। विक्रमसिंघे अब गोटबाया राजपक्षे के बाकी बचे कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, जो नवंबर 2024 में खत्म हो जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे के बाद दिनेश गुणावर्धने ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी दो क्लासमेट अब सियासत के टॉप पर पहुंच गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों श्रीलंका का कायाकल्प कर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी काफी बड़ी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है। गुरुवार देर रात कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर सुरक्षा जवान और सैकड़ों प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के तंबू कनात को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद मौजूद लोग उग्र हो गए। काले फेस पर प्रदर्शनकारी जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रानिल विक्रमसिंघे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वे फिर से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम अपने देश को ऐसी घटिया राजनीति से मुक्त बनाना चाहते हैं। श्रीलंका में भले ही राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है, लेकिन जिस तरह से समुद्री देश आर्थिक संकट से घिर चुका है, फिलहाल उस पर पार पाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन तेल की कमी को दूर करना, महंगाई को काबू करना, अनाज की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, कैश की कमी को खत्म करना, दवा की कमी को दूर करना, विदेशी मुद्रा को बढ़ाना, सामान को आयात कराना, प्रदर्शनकारियों को शांत कराना। श्रीलंका इस हालात में क्यों पहुंचा, इसके लिए सबसे बड़ी वजह राजपक्षे परिवार को माना जा रहा है, क्योंकि राजपक्षे परिवार ने चीन से काफी नजदीकी कर ली, जिसका असर श्रीलंका पर पड़ा। ऐसे में आपको बताते हैं कि श्रीलंका से गलती कहां हुई। चीन से बड़ी ब्याज पर खूब कर्ज लिया। श्रीलंका ने चीन को बड़े बड़े निर्माण के ठेके दिए। हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए $1.4 बिलियन का कर्ज नहीं लौटा पाने पर पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर दिया।
श्रीलंका में राजकोषीय घाटा 11% है, यानी 100 रुपए की आमदनी पर 111 रुपए खर्च करने होते हैं। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार 15,000 करोड़ रुपए बचे हैं, जबकि इसी साल 55,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। राजपक्षे सरकार ने वेट आधा कर दिया, यानी 15% से घटाकर 8% कर दिया, जिससे जीडीपी के 2% के बराबर नुकसान हुआ। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभारने में भारत हर संभव मदद कर रहा है। खुद श्रीलंका के नेता कह चुके हैं कि इस आपात हालात में भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सहयोग मिल रहा है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि भारत सरकार पड़ोस प्रथम नीति के तहत श्रीलंका को आर्थिक चुनौतियों से उबारने में उसकी सहायता कर रहा है। विदेश मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि सरकार पड़ोस प्रथम नीति के तहत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति के अनुरूप भारत श्रीलंका के आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में भी उसकी सहायता कर रहा है। श्रीलंका को 6 करोड़ रुपए की आवश्यक दवाएं, 15,000 लीटर केरोसिन तेल और यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए मानवीय सहायता के रूप में 5.5 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दी गई है। बदहाल श्रीलंका को फिर से पटरी पर लाने के लिए नई सरकार को सभी मोर्चों पर तेजी से काम करना होगा, तभी जाकर श्रीलंका फिर से पहले जैसा होगा और वहां की जनता खुशहाल होगी। इसके लिए सबसे पहला काम है कि IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से राहत पैकेज मिले, जिससे सामान आयात किया जा सके, साथ ही तेल और दवाई के साथ साथ दूसरे सामान देश को मिल सके और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे का विरोध लगातार जारी है। श्रीलंका के लोग नए राष्ट्रपति के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। विरोध का आगाज रोज होता है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन, रानिल गो होम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये प्रदर्शन हो रहे हैं। रानिल गो होम का नारा वहां पर लग रहा है। श्रीलंका में लोगों की नाराजगी अभी भी कम नहीं हो रही है। विक्रमसिंघे को सरकार से बाहर होने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। विक्रमसिंघे पर राजपक्षे परिवार को बचाने का गंभीर आरोप लग रहा है, जिसके चलते वहां के लोग, श्रीलंका के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यूएस ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। यानी नए राष्ट्रपति के खिलाफ भी श्रीलंका के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करने पर जुटे हुए हैं और ये प्रदर्शनकारी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक देश राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब दूसरे देश के दौरे पर होते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। कौन उन्हें रिसीव करने आ रहा है, जब दोनों की मीटिंग हो रही होती है तो ये बहुत मायने रखता है। दोनों वक्त पर पहुंचते हैं या नहीं। किसी भी हाई लेवल मीटिंग में समय पर पहुंचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मीटिंग का एक वीडियो चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। इस मीटिंग के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 50 सेकंड का इंतजार करना पड़ा। ये 50 सेकंड पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खुद को वर्ल्ड पावर मानने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन 50 सेकंड में कितने बेचैन दिख रहे हैं, पहले आप ये देखिए। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कितने बेचैन हैं यहां पर और इनकी शख्सियत बता रही है। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनके लिए इंतजार कितना परेशान करने वाला है। खासकर जब सामने कई सारे मीडिया के कैमरे लगे हो, सामने कुर्सी रखी हो, लेकिन पुतिन खड़े रहते हैं। पुतिन के चेहरे पर हाव भाव बता रहे हैं। दुनिया के सुपर पावर की सोच रखने वाले पुतिन के लिए 50 सेकंड भारी हैं।
जैसे ही फ्रेम में एर्दोगन आते हैं, पुतिन पहले हाथ बढ़ाते हैं, उसके बाद पीछे दुनिया रूस की शाह कमजोर होने के तौर पर इसे देख रही है। रूस के राष्ट्रपति का यह इंतजार सुर्खियों में है। पुतिन के इस इंतजार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बदले रूप में के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति मॉस्को ने पुतिन से मिलने पहुंचे थे। तब पुतिन ने उन्हें 2 मिनट इंतजार करवाया था। इसकी बहुत बड़ी आलोचना भी हुई थी। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति बेचैन नजर आ रहे थे। अपनी पूरी टीम के साथ एर्दोगन पुतिन से मिलने के लिए पहुंचे। सारे टीम मेंबर के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। मीटिंग हॉल के बाहर एर्दोगन पहले से खड़े रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि 2 मिनट का इंतजार अपमानित करने वाला है। फिर एर्दोगन बैठे और 2 मिनट के अंदर सबको अंदर बुला लिया, जहां दोनों राष्ट्रध्यक्षों की मुलाकात हुई थी। और मौसम का बिगड़ा मिजाज पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। कहीं तेज बारिश तो कहीं बाढ़ लोगों का जीना मुहाल कर रही है। कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सूखा पड़ रहा है। सूखे के हालात किसानों को परेशान कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का कहर है। सड़कें पिघल रही हैं, रेल की रफ्तार धीमी हो गई है। यूरोप के लोग गर्मी से बेहाल हैं। ब्रिटेन में पारा 40 के पार पहुंच गया है। ब्रिटेन के कई सारे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंडे प्रदेश में इतनी गर्मी वहां के लोगों के लिए ज्यादा परेशान कर रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी से कैसे निपटें। यूरोप यानी ठंडा इलाका। यूरोप के मौसम को लेकर अभी तक यही सोच रही है। यूरोप में गर्मी की वजह से लोगों की जान जा रही है। ऐसा तो आज के पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन यही सच्चाई है। यूरोप के देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यूरोप के अलावा दुनिया के 7 देश इस समय हाई टेम्परेचर का सामना कर रहे हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त है। ब्रिटेन के लोगों के लिए इतनी गर्मी बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। लोग तरह तरह के उपाय करके गर्मी से राहत पाने की कोशिशों में जुटे हैं। इतनी भीषण गर्मी से कैसे बचें, समझना मुश्किल हो रहा है। सड़कें पिघल रही हैं, हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है, ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देश एक तरह से ठप सा हो गया। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है। इससे पहले साल 2019 में तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने राजधानी लंदन समेत मध्य, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के इलाकों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 2 दिन में लंदन से हीट वेव से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए कई इलाकों में लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड पर है। कई जगहों से आग लगने की जानकारी मिल रही है। पूर्वी लंदन के वेलिंगटन में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां कई घर जलकर खाक हो गए। स्पेन में गर्मी का कहर। स्पेन में भी गर्मी का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह आग की वजह से हीट वेव हालात बिगाड़ रहे हैं। करीब 36 जगहों से जंगल की आग की खबर है। जंगल धू-धू करके जल रहे हैं। करीब 70,000 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। इसकी वजह से तकरीबन 13,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। दक्षिण पश्चिमी स्पेन में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है पारा, जबकि स्पेन के बाकी हिस्सों में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। स्पेन में बढ़ती गर्मी की वजह से करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है।
जंगल की आग स्पेन में गर्मी की समस्या को बढ़ाने का काम कर रही है। आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में पलायन भी जारी है। तापमान ज्यादा होने की वजह से जंगल की आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फ्रांस पर गर्मी का कहर। बढ़ता तापमान फ्रांस के लोगों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। राजधानी पेरिस का तापमान 40 के पार जा पहुंचा है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान की वजह से फ्रांस में भी जंगलों में आग के मामले बढ़े हैं। फ्रांस के करीब 22,000 एकड़ में फैले जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग लगने के बाद जंगल में फंसे 12,000 लोगों को बचाया जा चुका है। 3,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स की फौज आग बुझाने में जुटी है। फ्रांस में भी गर्मी का ऐसा लेवल सालों के अंतराल के बाद ही देखने को मिला है। बताया जा रहा है राजधानी पेरिस का तापमान 40 के पार पहली बार 1947 और दूसरी बार 2019 में देखने को मिला था। यही वजह है कि गर्मी से निपटा कैसे जाए वहां की सरकार और आम लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। पुर्तगाल पर गर्मी का कहर। पुर्तगाल में भी भयंकर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हीट वेव की वजह से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। पुर्तगाल में भी जंगल की आग परेशानी की बड़ी वजह बन रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। पुर्तगाल में ऐसे गंभीर हालात 2017 के बाद बने हैं। पुर्तगाल में तापमान बढ़ने की वजह से अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल में आग की वजह से करीब 160 लोग घायल हो चुके हैं। पुर्तगाल में हीट वेव का कहर लोगों की जान ले रहा है। गर्मी की वजह से अचानक से सामने आई परेशानी का मुकाबला कैसे किया जाए, किसी की समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका में भी गर्मी परेशानी की वजह बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तापमान का बढ़ता ग्राफ और परेशानी बढ़ा सकता है। अमेरिका के करीब 25% लोग भीषण गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। दुनिया के बड़े हिस्से में गर्मी के कहर को लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जाहिर की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, जंगल की आग और हीट वेव के चलते आधी मानवता ही सामूहिक आत्महत्या के मुहाने पर जा पहुंची है। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। गर्मी से बचाव के तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।